राजा रघुवंशी मर्डर 790 पन्नों की चार्जशीट में दर्ज सोनम की खूनी साजिश की बातें धरी की धरी रह गईं। कहाँ चूक गई पुलिस? शिलांग की एक कोर्ट ने 11 महीने बाद राजा रघुवंशी मर्डर केस के मुख्य आरोपी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए जहां सबूतों और गवाहों से दूर रहने की हिदायत दी है, वहीं शिलांग न छोड़ने की ताकीद भी की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने चर्चित और हाई प्रोफाइल केस में आखिर सोनम को एकाएक जमानत कैसे मिली? तो जवाब है मेघालय पुलिस की उस एक गलती की वजह से जिसने रातों रात उसकी पूरी तहकीक को ही सवालों के घेरे में ला दिया। जिस राजा रघुवंशी के कत्ल ने सिर्फ इंदौर नहीं पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, जिस राजा रघुवंशी की कत्ल ने खुद उसकी नई नवेली दुल्हन मास्टरमाइंड निकली और जिस राजा रघुवंशी के कत्ल में संदिग्ध कातिलों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से लेकर यूट्यूब के कैमरों तक में कैद हो गई थी, उस कत्ल के केस की मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी को करीब 11 महीने बाद एकाएक कोर्ट से जमानत मिल गई है। एक ऐसा केस जिसे पूरा देश उबल रहा था, उस केस की प्राइम सस्पेक्ट सोनम रघुवंशी को मिली इस जमानत ने इस केस के एक बार फिर उसे सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन अब इस केस की जांच को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे। सवाल ये है कि आखिर इन 11 महीनों में एकाएक ऐसे क्या हुआ कि सोनम को अदालत ने जमानत दे दिया? क्या सोनम के खिलाफ सबूत नाकामी थे या फिर शिलांग पुलिस की जांच में कोई कमी रह गई? तो इस कहानी में सोनम की जमानत के पीछे छुपी इन्हीं वजहों से टटोलने की कोशिश करेंगे। शिलांग के एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दसलेन आर खार बेग की अदालत में लीगल एंड कमेटी ने सोनम की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की और अपना पक्ष रखा, लेकिन जमानत को लेकर हुई चौथी सुनवाई में एकाएक पासा पलट गया और कोर्ट ने सोनम को अरेस्ट मेमो में मौजूद खामियों को देखते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। असल में पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज में धारा ही गलत लगा दी। लगाना था बीएनएस की धारा 103(1) और लगा दी बीएनएस की धारा 403(1), यानी इल्ज़ाम कत्ल की जगह संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने का बन गया। अब आप बताइए कि कत्ल के इतने संगीन मामले जिसमें पति के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए मेघालय से ले जाकर यूपी तक की छानबीन हो गई, उसकी गिरफ्तारी के वक्त ही इतना बड़ा झोल रह जाए तो उसका फ़ायदा तो मुलजिम को ही मिलेगा। हुआ ये कि सोनम की गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तारी की वजहों की साफ और सही जानकारी न देने के तौर पर देखा गया और कोर्ट ने कहा कि ये गिरफ्तार शख्स के मौलिक अधिकारों यानी 22(1) का सीधा उल्लंघन है और कानून ये कहता है कि अगर किसी की गिरफ्तारी में इन नियमों का उल्लंघन होता है तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है। हालांकि पुलिस ने सिर्फ एक लिपिकीय त्रुटि लिखी पढ़ी में रह गई कमी बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया। असल में कमी भी यह रह गई कि मेघालय पुलिस ये नहीं बता सकी कि राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में जब सोनम को 2 जून 2025 को गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया तब उसकी ओर से वकील कौन था। इससे माना गया कि कोर्ट में अपनी बात रखने या अपने अधिकारों के उल्लंघन को लेकर सोनम तब तक कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करा सकी जो कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया। पुलिस के दस्तावेज में ऐसा कुछ नहीं था जिससे साबित होता कि उसे गाजीपुर में कोई कानूनी सहायता दी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने इसे सोनम को बेल पर रिहा करने का एक आधार मान लिया। बचाव पक्ष यानी सोनम के वकील ने कोर्ट में अरेस्ट मेमो के अलावा दूसरे दस्तावेज यहाँ तक कि केस डायरी भी गलत धारा में लिखे जाने की बात कही, जिसने सोनम की जमानत की राह आसान कर दी। ऊपर से सोनम 11 महीने से जेल में बंद होने और सुनवाई की सुस्त रफ्तार का फ़ायदा भी आरोपी को मिला। फिलहाल हालत यह है कि सोनम को जमानत मिलने का फ़ायदा अब इस केस दूसरे आरोपियों को मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी है, क्योंकि जबकि मुख्य आरोपी को ही अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया तो दूसरे आरोपी भी अपने लिए राहत की मांग कर सकते हैं और अभी इस केस में यही होता दिख रहा है। हालांकि सोनम की जमानत देखते हुए कोर्ट ने उसके सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिनमें उसे सबूतों या गवाहों से दूरी बनाकर रखने और इनमें किसी तरह का छेड़छाड़ न करने की उम्मीद दी है, जिसमें 50,000 रुपये की मुचलके की शर्त पर जिसे इंदौर से शिलांग पहुंचे सोनम के पति देवी सिंह ने भरा। हालांकि शिलांग जेल के बाहर देवी सिंह से मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन देवी सिंह ने अपना मुंह से रखा। जाहिर है सोनम को जमानत तो मिल गई, लेकिन फिलहाल वो शिलांग से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन शिलांग से दूर राजा और सोनम के होम टाउन इंदौर में सोनम को मिली इस जमानत को लेकर हलचल है। राजा के भाई ने जहां इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, वहीं उसकी मां अब इतनी नाउम्मीद हो चुकी हैं कि अब इतने महीने बाद इस केस में सीबीआई जांच की मांग करने लगी हैं। राजा रघुवंशी केस का ये हाल तब हुआ जब मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच
बेहद पुख्ता चार्जशीट दाखिल करने का दावा किया था। इस चार्जशीट में पुलिस ने सोनम और बाकी आरोपियों पर क्या कैसे इल्ज़ाम लगाए थे वो भी आपको बताते हैं। मेघालय पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी के कत्ल की मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 कोई और नहीं राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है। सोनम के अलावा को कांस्पिरेटर के तौर पर दूसरा नाम सोनम की आशिक राज सिंह कुशवाहा का है। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में 3 और नाम हैं, आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। पुलिस के मुताबिक ये वही तीनों कातिल हैं जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। यानी चार्जशीट के हिसाब से राजा के कत्ल के कुल 5 किरदार और यही वो 5 किरदार हैं। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को दिन में सोहरा के करीब विशाल सिंह चौहान ने तेजधार हथियार दांव से राजा पर हमला वार किया था। पहला वार ही बेहद घातक था। जिस वक्त विशाल ने राजा पर पहला वार किया तब उसके आसपास बाकी 2 हत्यारे यानी आकाश और आनंद भी खड़े हुए थे। साथ ही वहीं बिल्कुल करीब सोनम भी खड़ी थी। दांव के पहले वार में से राजा दर्द से तड़प उठा, बेतहाशा खून बहाने लगा और शायद वो कातिलों की मंशा समझ चुका था। तड़पते हुए वो अब गिड़गिड़ाने लगा था। दर्द की वजह से वो चीख भी रहा था। अब तक सब कुछ पास खड़ी अपनी आंखों से देख रही सोनम राजा की तड़प और चीख नहीं सुन सकी। वो उसका खून देखकर भी घबरा गई। शायद वो राजा से नज़रें भी नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए तुरंत वो राजा से दूर चली जाती है। इसके बाद विशाल फिर से उसी दांव से कई बार राजा पर हमला करता है। थोड़ी देर बाद जब राजा की चीख खामोश हो जाती है तब दूर पीछे से खड़ी सोनम वापस लौटती है। विशाल से पूछती है कि राजा मर गया, अब भी जिंदा है। इसके बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि राजा मर चुका है तब उसने तीनों कातिलों के साथ सोनम भी लाश उठाने में मदद करती है, फिर उसे खाई में फेंक देती है। इसके बाद सोनम तीनों कातिलों के साथ तेजी कदमों से कुछ दूरी तक चलती है, फिर तीनों को एक जगह छोड़कर वहां से अकेले निकल जाती है। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को पहले सोनम ने अपने पति को मारने की 3 और कोशिश की थी। पहली कोशिश 21 मई को गुवाहाटी में की गई थी। तीनों कातिल सोनम और राजा से पहले की ही गुवाहाटी पहुंच गए थे, लेकिन गुवाहाटी में ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं मिली। ऊपर से तीनों कातिल और खुद सोनम के लिए गुवाहाटी एक नई और अनजान जगह थी, इसलिए 21 मई को पहली कोशिश नाकाम रही। इस पहली नाकाम कोशिश के बाद ही सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाया। 21 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंचे। पीछे पीछे तीनों कातिल भी मेघालय पहुंचे थे, क्योंकि सोनम लगातार फ़ोन पर उन्हें अपना प्लान, रूट सब कुछ बता रही थी। चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड के दिन मौका ये वारदात पर कुछ 4 लोग थे। सभी को अपनी अपनी भूमिका थी। सोनम को सेल्फी लेने के बहाने राजा को सेल्फी पॉइंट तक ले जाना था। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचते ही उसे विशाल को इशारा करना था। इस इशारे के बाद ही विशाल को राजा पर हमला करना था। विशाल तीनों कातिलों में वो कातिल था जिसे राजा पर पहला वार करना था। अगर राजा उसके काबू में नहीं आता तब बाकी दोनों कातिल को आगे आना था। चार्जशीट के मुताबिक बाकी 2 कातिलों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सोनम के इशारे करते ही विशाल ने दांव, जो एक तरह की छोटी कुल्हाड़ी होती है, उसे राजा के सिर पर पीछे से तरफ से एक के बाद एक 2 वार किए। इसके बाद राजा की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। दूसरा किलर आकाश सेल्फी पॉइंट से कुछ दूरी पर ही बैठकर निगरानी कर रहा था, ताकि कोई वहां अचानक आ जाए तो वो आगाह कर सके। जबकि आनंद भी विशाल के करीब ही था। वो आनंद ही था जिसकी आईडी कार्ड पर सिम खरीदे गए थे। जबकि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शिलांग से दूर इंदौर में बैठा लगातार सोनम को गाइड कर रहा था। 790 पन्नों की चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने उन तमाम सबूतों का भी जिक्र किया था जो आरोपियों के खिलाफ है। इनमें कई सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर, मोबाइल की तस्वीर, स्टे होम किराए की स्कूटी और मोबाइल की कॉल डिटेल शामिल है। चार्जशीट में राजा कत्ल की पूरी कहानी, कत्ल की साजिश की कहानी भी कलमबद्ध है। लगता है अब कोर्ट भी बिकने लगा है। क्या 790 पन्नों की चार्जशीट में इतनी बड़ी साजिश का सबूत ना होता सिस्टम की कमजोरी है? अगर सोनम पर आरोप साबित नहीं हुए तो असली दोषी कौन है? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में केस को गलत दिशा दे दी? क्या पैसे लेकर पुलिस ने बाद में, क्योंकि पहले पुलिस साथ दिख रही थी, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि पुलिस परिवार का साथ पहले दे रही थी, बाद में उसने छोड़ दिया। शायद उसको भी पैसे मिल गए हो और कोर्ट को दोनों ने मिलकर पूरा सबूत ही बदल दिया हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं। क्या पुलिस ने क्या इस केस में किसी प्रभावी व्यक्ति को बचाने की कोशिश हुई? क्या जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी या मामला दबा दिया जाएगा? क्या मीडिया ट्रायल ने सच्चाई और उलझा दिया? क्या पीड़ित परिवार को अब तक सही न्याय मिला है? क्या यह केस भारत की जांच प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है? अगर पुलिस से चूक हुई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? अगर पुलिस से चूक हुई लेकिन सच्चाई तो कोर्ट भी जानता है कि दोषी कौन है, तो फिर क्यों उसे सज़ा नहीं दी गई?
क्या भविष्य में ऐसे मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? इस घटना पर प्रभाव देश समाज पर, जनता का पुलिस और जांच एजेंसियों पर भरोसा कमज़ोर होता है। मीडिया और सोशल मीडिया में भ्रम और गलत जानकारी फैलती है। न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि वो पैसे पर बिकने लगी है। आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है। संभावित नुकसान: गलत जांच में असली अपराधी बच सकता है, निर्दोष व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, कानून व्यवस्था की साख गिरती है, समाज में भी अविश्वास का और डर का माहौल बनता है। अगर यह गलती नहीं होती तो क्या होता? असली अपराधी समय पर पकड़ा जाता, पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलता, पुलिस और सिस्टम पर भरोसा मजबूत रहता। केस एक मिसाल बन सकता था, न कि विवाद। क्या आप सोचते हैं क्या सिर्फ एक जांच की गलती है या सिस्टम में बड़ी खामी का संकेत है? क्या पैसे लेकर कोर्ट और पुलिस दोनों बिक जाती है? आपको क्या लगता है?